हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपके फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, जो आपके आईसीएमएआई की साइट पे जो फाउंडेशंस के जो एमसीक्यूज दे रखे हैं, ठीक, उन एमसीक्यूज का जो सॉल्यूशन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, तो पेपर 2 है आपका फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके जो एमसीक्यूज दे रखे हैं साइट पे उनको डिस्कस कर रहा हूं। और जैसा कि मैंने अपनी जो वीडियो है उसमें बता रखा आपको, जो पूरी पूरी वीडियो मेरी फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग की, उसमें आपको मैंने बता दिया था कि अकाउंट्स का जो पार्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक, फर्स्ट है जी आपका फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा है फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज शोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑल टाइप ऑफ कैश रिसिप्ट दिखाते हैं, चाहे वो रिसिप्ट कैश कैपिटल रिसिप्ट हो या रेवेन्यू रिसिप्ट हो, या पिछले साल का पैसा या इस साल का पैसा या अगले साल का पैसा हमने अगर इस साल रिसीव किया तो इस साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा ही आएगा। ठीक है जी। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किस टाइप का दिखाते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू, ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट दिखाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बोथ द आइटम ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर विच आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंट। ठीक है जी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका रियल अकाउंट होता है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या तो होता है जी आपका समरी है, समरी ऑफ कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम स्पेशल फंड। अगर स्पेशल फंड से कोई भी इनकम अराइज होती है, विल बी क्रेडिटेड टू, तो उसको कहां क्रेडिट करेंगे, तो उसी स्पेशल फंड में क्रेडिट कर देते हैं। तो ऑप्शन हो गया जी आपका डी ऑप्शन हो गया। ठीक है जी। जैसे बिल्डिंग फंड है और उस बिल्डिंग फंड से आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, और उस इन्वेस्टमेंट से जब कोई इनकम आती है तो उसी फंड में प्लस करते हैं, और उस फंड से अगर कोई एक्सपेंसेस करना हो तो उसी फंड में से माइनस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, there are 100 member each paying an annual subscription of 500 rupees। ठीक है जी। तो 100 मेंबर है और एक मेंबर का जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो है जी 500 रुपीज। कहने का मतलब इस साल की इनकम कितनी हो गई, इस साल की इनकम हो गई जी 50,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना दिखा देंगे, 50,000 दिखा देंगे। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शो एरियर सब्सक्रिप्शन ऑफ 4,500, मतलब पिछले साल का हमने रिसीव किया 4,500, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव किया 6,000, एंड करंट का रिसीव किया हमने 44,500। हाउ मच अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आंसर तो आ गया जी हमारा 50,000। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेता इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बताओ, अगर ये भी क्वेश्चन होता कि इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बताना है अपने को, तो कैसे बताएंगे, तो हम कहेंगे जी 50,000 रुपए इस साल की इनकम थी, लेकिन आपने रिसीव कितना किया इस साल का, करंट ईयर का 44,500 रिसीव किया। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना हो गया जी 5,500, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया। ठीक, लेकिन अपने से क्वेश्चन पूछा गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना दिखाएंगे, तो वो दिखाएंगे जी 50,000 दिखाना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लिया करो कि सेल्स का अमाउंट बताना है। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन देख के पता लग रहा है उसमें हम सबसे पहले अपने को सीओजीएस निकालना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक,
प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 50,000 प्लस के इसमें हमने परचेज का अमाउंट परचेज दे रखा है जी 1,90,000 और माइनस क्या क्लोजिंग स्टॉक 40,000। ठीक है जी। तो आपकी सीओजीएस आ गई 2 लाख रुपए। ठीक, ओपनिंग स्टॉक है 50,000, परचेज है 190 माइनस क्या क्लोजिंग स्टॉक कितना 40,000। तो आपका सीओजीएस आ गया कितना आ गया जी? सीओजीएस ये आ गया आपका 2 लाख रुपए का सीओजीएस आ गया। ठीक है जी। और प्रॉफिट जो दे रखा है वो दे रखा है जी 1/6 ऑन सेल। 16.67% कितना होता है? ये होता है जी 1/6। मैं अगर आपसे पूछूं 25% कितना होता है तो आप कहेंगे सर 1/4 होता है। ठीक है जी। तो 1/6 ऑन सेल दे रखा है। कहने का मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं 1/6 ऑन सेल, इसका मतलब हुआ 1 रुपए तो प्रॉफिट का अमाउंट है और 6 रुपए सेल का अमाउंट है। ठीक है जी। लेकिन अपने पास क्या सेल है जो हम डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल सके? नहीं है। अपने पास तो कॉस्ट का अमाउंट पता है कितना 2 लाख रुपीज। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लेना पड़ेगा अपने को। तो सेल 6 रुपए जिसमें 1 रुपए प्रॉफिट जुड़ा हुआ है और हम सबको पता है सेल के अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। तो सेल में से प्रॉफिट माइनस किया तो कॉस्ट आ गई जी 5 रुपीज। और कॉस्ट पे प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट प्रॉफिट तो 1 रुपीज ही है। ठीक है जी। तो याद रखेंगे कभी भी 1/6 1/5 1/4 ऑन सेल हो तो कॉस्ट पे आने के लिए कम कर देते हैं, मतलब 1/5 ऑन कॉस्ट 1/4 ऑन कॉस्ट 1/3 ऑन कॉस्ट हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में 1/6 ऑन सेल था तो कॉस्ट पे आते वक्त 1/5 ऑन कॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा जी इसका 1/5 ऑन कॉस्ट। तो 2 लाख का 1/5 करेंगे तो ये आ गया जी 40,000 का प्रॉफिट आ गया। तो सेल का अमाउंट बताना था, सेल आ गई जी आपके 2,40,000। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में दे रखा आपको गुड्स बोट फॉर ₹25,000 पास थ्रू द सेल्स डे बुक। कहता है गुड्स परचेज किया था और गलती से क्या किया जी उसको सेल्स बुक में दिखा दिया। तो इसका क्या प्रॉफिट आएगा? परचेज की जगह क्या दिखा दिया जी? सेल्स दिखा दिया। ठीक, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अंडरस्टूड है कि प्रॉफिट क्या हो जाएगा जी? परचेज की जगह सेल दिखा दे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा और कितने से बढ़ेगा? डबल अमाउंट से बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। और वो भी कितने से होगा? अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो 50,000 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसमें से कौन सी एरर है जिसका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आएगा? तो कहता है सेल्स रिटर्न को आपने परचेज रिटर्न ट्रीट कर लिया। फिर कहता है परचेज रिटर्न को आपने सेल्स रिटर्न ट्रीट कर लिया। राम का अकाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड इंस्टीड ऑफ श्याम अकाउंट। राम की जगह गलती से श्याम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और अंडरकास्टिंग कैश बुक बाय ₹1100। तो ये जी वन साइडेड एरर है। और सेल्स रिटर्न को आपने परचेज रिटर्न ट्रीट कर लिया। मान लो किसी से सेल्स रिटर्न आया था तो एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स, ये एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन आपने गलती से क्या एंट्री कर दी? आपने एंट्री कर दी एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है जी। कौन सी एरर है? ये कमीशन की एरर है। ये कौन सी एरर है? सेल्स रिटर्न की जगह परचेज रिटर्न में दिखाना, ये कमीशन की एरर है। तो क्या किया जी आपने? ये डबल साइडेड एरर है। तो इससे आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाएगा। परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न दिखा दिया, मतलब एंट्री ये होनी चाहिए थी, गलती से आपने ये एंट्री कर दी, ये भी डबल साइडेड एरर है, एरर ऑफ कमीशन है। राम को क्रेडिट करना था, गलती से श्याम को क्रेडिट कर दिया, लेकिन अमाउंट सेम था।
ठीक है जी। तो ये भी कौन सी एरर है, डबल साइडेड एरर है, और ये भी कमीशन का एरर है। उसके बाद अंडर कास्टिंग कैश बुक बाई 1100, ये भी एरर ऑफ कमीशन है, लेकिन ये वन साइडेड एरर है। उसके बाद चलेंगे जी क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन जॉइंट वेंचर, तो निकालना क्या जी, प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो क्या दे रखा अपने को, इन अ जॉइंट वेंचर एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। एक्स परचेज गुड्स कॉस्ट रुपीज 40,000, ठीक है जी। एक्स ने गुड्स खरीदे 40,000 रुपए के, वाई ने गुड्स सेल कर दिए कितने के, 50,000 रुपए के। एमसीक्यू पेपर है तो प्रॉपर फॉर्मेट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को। एक्स को 1% कमीशन देना है किस पे, परचेज पे, ठीक है जी। तो 40,000 का 1% 400, एंड वाई को कमीशन देना है 5% ऑन सेल, तो 50,000 का 5% वाई को कमीशन देना है 2,500। तो आपका प्रॉफिट आ गया जी प्लस माइनस करके, ये प्रॉफिट आ गया आपका 10,000 और ये 7,100 रुपीज। तो ऑप्शन हो गया आपका बी, ऑप्शन हो गया। उसके बाद आगे चलेंगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट, ठीक है जी। कौन सा नेचर है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि इसमें को वेंचर इंक्लूडेड है। आगे दे रखे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्लीकेबल अबाउट कंसाइनमेंट। तो अब जब आपने कंसाइनमेंट चैप्टर पढ़ा है मेरी वीडियो से, ठीक, या कहीं से भी पढ़ा है, तो आपने देखा होगा उसमें ये वर्ड नहीं आता जी, शिपमेंट ऑफ गुड्स नहीं आता, मॉर्गेज ऑफ गुड्स नहीं आता, लेकिन सेल ऑफ गुड्स आता है। तो कौन सा वर्ड है जो कंसाइनमेंट से रिलेटेड है, सेल्स ऑफ गुड्स। रिटायरमेंट ऑफ बिल मीन्स, रिटायरमेंट का मतलब क्या, ड्यू डेट से पहले आपने बिल की पेमेंट कर दी, उसको बोलते हैं जी मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। Which one of these document is not required for bank reconciliation statement? तो कौन किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कैश बुक के बैंक कॉलम की रिक्वायरमेंट होती है, पासबुक की रिक्वायरमेंट होती है, बैंक स्टेटमेंट भी वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है जी। पासबुक और बैंक स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, किसी क्वेश्चन में पासबुक बोल देता है, किसी क्वेश्चन में बैंक स्टेटमेंट बोल देता है, बट प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। ये मेरा प्लस और ये मेरा माइनस, ये लिखा जी मैंने ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक। ये बैलेंस दे रखा है मुझे, माइनस का बैलेंस दे रखा है। अ चेक ऑफ रुपीज 1250 डिपोजिटेड इनटू बैंक, कहता है एक चेक था 1250 का, वो हमने बैंक में जमा किया, ठीक है जी, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हुआ क्या, हमने एक चेक 1250 का बैंक में जमा किया, तो पासबुक तो बढ़ गई, ठीक है जी, बट कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो कैश बुक का ये स्टेटस है। बैलेंस किसका लेके चल रहे हो, बैलेंस लेके चल रहे हो जी कैश बुक का, ठीक। तो पासबुक के इक्वल करना है, रिकंसिलिएशन करना है, तो क्या करेंगे, प्लस कॉलम में लिख देंगे, ध्यान रखना प्लस करूंगा नहीं, प्लस कॉलम में लिख दूंगा, यहां पे लिख दूंगा इस अमाउंट को। बैलेंस किसका लेके चल रहा हूं, माइनस का, और कर क्या रहा हूं, प्लस। तो प्लस माइनस क्या होता है जी, माइनस होता है, तो क्या कर देंगे, इसका डिडक्ट कर देंगे, डिडक्टेड बाय रुपीज 1250, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक। ये यहां लिखा मैंने, और बैलेंस किसका है जी, माइनस का, तो माइनस के बैलेंस में जब प्लस करूंगा तो आंसर क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो क्या करूंगा, इसको डिडक्ट कर देंगे, कितना 1250। आगे चलेंगे जी क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। Which of these error affect only one account? तो error of casting, ठीक है जी, एक एरर एक अकाउंट पे इफेक्ट आता है। एरर ऑफ पोस्टिंग, अगर पार्शियल एरर है, जैसे राम के अकाउंट में तो पोस्ट कर दिया, बट कैश के अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए, ठीक, तो ये पार्शियल ओमिशन होगा, एरर ऑफ पोस्टिंग। तो इससे भी ट्रायल बैलेंस आपका नहीं मिलेगा, ये भी ओनली वन अकाउंट रिलेटेड है। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ये भी है जी, तो कहने का मतलब ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन बनेगा। उसके बाद करेंगे, आप करेंगे एक बार पढ़ के देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो कहते हैं 4000 रुपए रिसीव फ्रॉम श्याम क्रेडिटेड टू शामू अकाउंट। ठीक है जी, तो ये आपका कमीशन का एरर है। 5000 incurred in installation of new plant debited to salary account। तो यहां पे क्या हुआ, जो बंदा अकाउंटिंग कर रहा है उसको नॉलेज ही नहीं है। उसको पता है जब प्लांट के इंस्टॉलेशन के लिए जब खर्चा किया तो प्लांट को डेबिट होना चाहिए, दैट इज प्लांट इज ए रियल अकाउंट। तो डेबिट करना चाहिए था रियल अकाउंट को, लेकिन वो किसको डेबिट कर रहा है, सैलरी अकाउंट को। सैलरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। तो उसको तो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ही नहीं पता, उसको टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग नहीं पता, उसको प्रिंसिपल ही नहीं पता। तो ये वाला जो एरर है ये प्रिंसिपल का एरर है। उसके बाद 6,000 पेड फॉर वेजेस डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। तो ये क्लेरिकल एरर है जी, वेजेस भी नॉमिनल अकाउंट और सैलरी भी आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो ये एरर ऑफ कमीशन है। 7,000 बीइंग परचेज ऑफ रॉ मटेरियल डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ठीक है जी, ये भी कौन सा एरर है, कमीशन एरर है। तो ऑप्शन क्या बना जी इसका, ऑप्शन बी जो है वो राइट है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट आर रीवैल्यूड। ठीक है जी, द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन। तो कहते हैं जब डेप्रिशिएबल असेट्स को रीवैल्यू किया जाता है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे क्रिएट करते हैं। तो मार्केट वैल्यू नहीं होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं होगा जी, डब्ल्यूडीवी नहीं होगा। तो द रीवैल्यूड अमाउंट ओवर द एस्टिमेटेड ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ सच असेट। तो लाइफ कितनी बची उस असेट की, उस बेसिस पे अमाउंट को एस्टिमेट करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट आप सबको पता है, ट्रेड डिस्काउंट आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अ डेबिट नोट इश्यूड टू क्रेडिटर। तो डेबिट नोट काम आता है जी आपका परचेज रिटर्न के केस में, और क्रेडिट नोट आपका काम आता है जी सेल्स रिटर्न के केस में। एंट्री क्या होगी, जब परचेज रिटर्न करते हैं तो एंट्री होती है जी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है जी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो a debit note issued to a creditor for goods return is to be recorded in purchase return book। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस की जो लाइफ है इंडेफिनिट लाइफ, गोइंग कंसर्न कहता है बिजनेस की लाइफ क्या होती है, इंडेफिनिट लाइफ होती है। indefinite life of business is split into smaller period, ठीक, to know the health of business। और ये जो smaller period है that is called accounting period। और at the end of each accounting period एक profit and loss account बनाते हैं ताकि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ उसका पता कर सकें। और एक बनाते हैं जी पोजिशनल स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट बनाते हैं। डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ क्रेडिटर। ठीक है जी, क्रेडिटर अगर कम होंगे तो क्या क्या इफेक्ट आ सकता है, असेट भी क्या हो जाएगी जी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे कैश पेड टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर कम हो गए और असेट भी कम हो जाएगी, कैश भी कम हो जाएगा। या फिर दूसरी कोई लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे बैंक से लोन लिया और क्रेडिटर की पेमेंट कर दी तो क्रेडिटर तो कम हो गया लेकिन लोन क्या हो गया, बढ़ गया। या फिर कैपिटल बढ़ जाएगी। तो ये तीन ही ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक है जी, पर्सनल कैश लाके क्रेडिटर को पे किया तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे क्या आंसर आएगा जी, यहां आएगा डिक्रीज इन कैश। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जब एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं तो पहली बात तो बता दो सब्सक्रिप्शन इनकम होती है। ठीक, एनपीओ के केस में सब्सक्रिप्शन इनकम का एक मेजर पार्ट है। तो एडवांस में अगर इनकम रिसीव करते हैं तो पहली बात तो लायबिलिटी होती है, और कहां दिखाते हैं लायबिलिटी को, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन, तो कैपिटल इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी।
क्या कोई और भी ऑप्शन हो सकता है? ठीक है जी, बी ऑप्शन ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन होता है असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, कैपिटल इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज इक्वल टू असेट माइनस कैपिटल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22, एस 9 जो है जी वो किससे रिलेटेड है? वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। कहता वाई ने एक बिल ड्रॉ किया 12,000 रुपए का 6 महीने के लिए ऑन एक्स एक्स। ठीक है, आफ्टर होल्डिंग द बिल फॉर 2.5 मंथ्स, कहता है 2.5 महीने तक तो अपने पास बिल रख लिया। ठीक, वाई डिस्काउंट द बिल, 2.5 महीने अपने पास रखने के बाद में बिल को डिस्काउंट कराया गया। कितने महीने पहले डिस्काउंट किया? तो 6 माइनस 2.5 दैट इज 3.5 मंथ्स। 3.5 महीने पहले क्या किया जी? बिल को डिस्काउंट कराया। तो बैंक कितना डिस्काउंट चार्जेस लेगा? 3.5 महीने का लेगा, 3.5 मंथ्स का चार्ज करेगा। तो 12,000 इंटू 10% कितना जी? 1200, 12 महीने का, तो 3.5 महीने का कितना? 350। ठीक है जी, कैलकुलेशन कर लो, 3.5 अपॉन में 12 कर दो, कितना? 350। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, बी आर बिल रिसीवेबल बुक इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है जी? बिल रिसीवेबल बुक इज द पार्ट ऑफ जर्नल। तो जितनी भी सब्सिडरी बुक्स आर द पार्ट ऑफ जर्नल, बट कैश बुक जो होती है, कैश बुक इज द पार्ट ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर। क्योंकि आपने कैश बुक का फॉर्मेट देखा होगा, कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल 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 अकाउंट के फॉर्मेट की तरह, लेजर के फॉर्मेट की तरह। ठीक है जी, तो कैश बुक इज द पार्ट ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर, एंड बीआर बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, बी परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक आर द पार्ट ऑफ जर्नल। आगे चलेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन में बताना अपने को कमीशन बताना है। ठीक है जी, एक्स ऑफ दिल्ली सेंड आउट सर्टेन गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है, इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स इज 1,20,000 रुपए। 4/5 of the goods were sold by consignee at rupees 1 lakh। तो ठीक है जी, पहले देख लेते हैं इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड सोल्ड, कि जो गुड सोल्ड की है उनका इनवॉइस प्राइस कितना है? तो 1,20,000 की इनवॉइस वैल्यू के गुड्स थे। ठीक, उसका 4/5, टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी थी गुड्स की? 1,20,000 थी, उसका 4/5 गुड्स सोल्ड कर दिया। तो इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड कितना जी? 96,000। और सेल कितने पे किया? 4/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय कंसाइनी, 1 लाख पे सेल किया, मतलब इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पे सेल किया। कितना ज्यादा है? 4,000 रुपए ज्यादा है। कमीशन देना है 2% तो देना जी अप टू इनवॉइस प्राइस। ठीक है जी, दैट इज कितना? 1920। और 10% देना है जितने ज्यादा पे सेल किया, तो इसका 10% कर देंगे प्लस 400, तो टोटल आ गया जी आपका 2320 आ गया। तो कमीशन कितना आ गया जी? 2320 का कमीशन आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो देखेंगे इसको एक बार, आंसर को फुल स्क्रीन मोड में देखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। इफ एक्स को वेंचरर टेक अवे गुड्स अंडर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड, देन ही विल डेबिट दीज गुड्स इन हिज बुक्स टू। कहते हैं अगर एक्स पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेके जाता है अंडर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड, तो किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? तो उसका जो पर्सनल अकाउंट होगा ना उसको डेबिट करेंगे। तो किस अकाउंट को करेंगे जी? पर्सनल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26। आगे चलेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है जी, बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है जी? एक इनकम है। बैड डेट्स बिजनेस का लॉस होता है और बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम होती है। एंट्री हो जाती है
कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है, जब रिसीव करते हैं तब। बैड डेट्स किया जी मैंने, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड को कहा करते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। क्या लिखते हैं, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो ऑप्शन हो जाएगा जी ऑप्शन है सी, ठीक है इसका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28, एज रिगार्ड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट legacies इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 29, सेल ऑफ 6570, ठीक है जी, सेल थी 6570 रुपए की, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक 6750 रिकॉर्ड कर दिया। तो ये एरर कौन सी है, जो भी एरर कैलकुलेशन से रिलेटेड होगी वो सारी की सारी एरर कमीशन की एरर होगी, ठीक है जी। आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा फॉर्मूला ठीक है। तो पहली बात तो अपने को फॉर्मूला आना चाहिए, सीओजीएस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, सीओजीएस इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, मैंने ऊपर भी लिखा है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर है क्वेश्चन में तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखेंगे सीओजीएस माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी, परचेज भी माइनस होगा तो ये ऑप्शन फॉर्मूला नहीं होगा। परचेज प्लस सीओजीएस नहीं, परचेज तो इधर आके माइनस हो जाएगा। सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी, माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, इक्वल टू परचेज, ये ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक। तो ऑप्शन सी जो है वो ठीक है आपका। क्वेश्चन नंबर 31, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते हैं जी किस कॉन्सेप्ट की वजह से, कंजर्वेटिज्म की वजह से। क्योंकि कंजर्वेटिज्म कहता है जितने भी लॉस हैं उन सबके लिए प्रोविजन लेके चलना है, लेकिन प्रॉफिट को पहले से कंसीडर नहीं करना। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहां दिखाते हैं हम लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमेशा बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अगर आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया किसके लिए, मशीन के लिए पे किया होता, कैपिटल असेट के लिए पे किया होता तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपने रॉ मटेरियल परचेज किया तो क्या हो गया जी, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कौन सा अकाउंट है, मैंने बताया था जब टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ाया था, कौन सा अकाउंट है जी, या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। गुड्स टेकन फॉर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, तो एंट्री होती है जी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। बड़े आराम आराम से क्वेश्चन करता है बच्चा, जल्दी से कहेगा डेबिट वाला कर देता है, ड्राइंग्स को कर देता है डेबिट, जबकि क्वेश्चन में पूछा गया किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो किस अकाउंट को क्रेडिट किया मैंने, परचेज को क्रेडिट किया। आगे देखा है कोई भी कैश बुक जिसमें डिस्काउंट और बैंक कॉलम हो, मतलब कैश कॉलम, बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम हो, दैट इज नोन एज 3 कॉलम कैश बुक। पीरियोडिक टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक, तो रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है जी, डेबिट होता है ना, जब आप एंट्री बोलोगे तो क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट। तो कहां ट्रांसफर करेंगे, तो सेल्स रिटर्न जो बुक बनाई उसका जो टोटल आया इज ट्रांसफर टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, किस साइड, डेबिट साइड, ठीक है जी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंट्रीज फ्रॉम डे बुक टू लेजर, डे बुक मेंटेन कर रखे वहां से लेजर में जब एंट्री ट्रांसफर करेंगे तो क्या बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, तो बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करता है। बैलेंस शीट में क्या होता है, एक साइड असेट होता है, एक साइड लायबिलिटीज और कैपिटल होता है। द डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर बाय ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करते हैं डेप्रिसिएशन को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है, बिजनेस का लॉस है, एक्सपेंसेस है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, ठीक है जी।
41 में दे रखा है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन 19 लाख, मशीन का इंस्टॉलेशन है जी 1 लाख, लाइफ है मशीन की 5 साल और स्क्रैप वैल्यू है जी 40,000। ठीक, इफ द डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, तो फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन बताना है, बता देंगे। तो परचेज प्राइस ऑफ मशीन कितना जी 19 लाख प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना 1 लाख। ठीक, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना 40,000। तो कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू, इसको बोलते हैं जी डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो अगर एग्जाम में पूछ ले आपसे डेप्रिशिएबल अमाउंट बताओ, मशीन का डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है, तो ये आगे जी 19,60,000। अब आपसे कहा गया एनुअल डेप्रिसिएशन बताओ, तो आप कहेंगे सर 19,60,000 टोटल अपना एक्सपेंसेस आएगा फॉर 5 इयर्स। तो एक साल का एक्सपेंसेस बताना अपने को, ये आंसर आएगा जी 3,72,000। ठीक, अब क्वेश्चन में पूछा फोर्थ ईयर का बताओ, तो चाहे फर्स्ट ईयर का ले लो, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, whenever errors are noticed in the accounting records, ठीक है जी, they should be rectified। कब रेक्टिफाई करना है उनको, क्या एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस करना है, या विदाउट वेटिंग द अकाउंटिंग ईयर टू एंड, या आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट या नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो कब करना है जी, अकाउंटिंग ईयर एंड का इंतजार नहीं करना, जैसे ही एरर्स को डिटेक्ट किया वैसे ही क्या करना, उसको रेक्टिफाई कर देना है। Question number 43, a purchase of 49,500 from Shiva was recorded in purchase book 59,400। परचेज थी जी 49,500 की, उसको हमने गलती से परचेज ज्यादा दिखा दी, परचेज ज्यादा दिखा दिया मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा दिया, एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा 9,900 से। ठीक है जी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको फुल स्क्रीन मोड में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन में देखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स असर्टेन द एडजस्टेड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है जी, कैश बुक के हिसाब से जब हमने बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ा था तो उसमें हमने एडजस्टेड कैश बुक पढ़ा था। ठीक, तो बनाते हैं जी एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है ओवरड्राफ्ट दे रखा है एज पर कैश बुक, तो ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस होता है कैश बुक का 1,60,000 वो इस साइड आता है। आगे दे रखा है चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, कहते हैं चेक रिसीव किया था और कैश बुक में उसकी 2 बार एंट्री कर दी, मतलब इधर हमने 2 बार एंट्री कर दी, तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है, कैश बुक की एरर है, कैश बुक को कैश बुक से ही रेक्टिफाई करना है, तो इसको एक साइड इधर दिखा देंगे भाई एरर रेक्टिफाइड कितना जी 10,000 रुपए। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, कहते हैं क्रेडिट साइड जो बैंक कॉलम का ये डेबिट साइड है जी और ये क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड में आपने 1,000 रुपए कम दिखाए, कर दो इसको रेक्टिफाई कर दो, 1,000 और दिखा दो। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 400 एंटर्ड ट्वाइस, बैंक चार्जेस इस साइड आते हैं, आपने 2 बार दिखा दिए, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, एक बार इधर दिखा दो, कितना 400, ये दिखा दिया जी मैंने बैंक चार्जेस। ठीक, तो कहते हैं एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस बताना अपने को, तो ये आ गया जी 1,70,600 का बैलेंस आ गया, तो डी ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45।
व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है जी, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस प्लस का बैलेंस होता है। बैंक रिकंसिलेशन, देन बैंक चार्जेस को क्या करेंगे जी, बैंक चार्जेस, पासबुक का बैलेंस लेके चल रहा हूं, वो भी प्लस का बैलेंस लेके चल रहा हूं, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब प्लस का बैलेंस। तो बैंक चार्जेस क्या हुआ जी, पासबुक का बैलेंस तो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक। बैंक चार्जेस का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, बैंक रिकंसिलेशन, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, रिकंसिलेशन करना है, कैश बुक के इक्वल लेके आना है, तो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, प्लस कॉलम में लिख देंगे, तो क्या करेंगे जी, एडिट कर देंगे, तो 45 का बी ऑप्शन होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 46 पे। एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ एन एंडोर्स्ड बिल विच अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड बाय द ड्रॉई। तो ड्रॉई की बुक्स में जब भी बिल क्या होता है जी, डिसऑनर होगा, ठीक, चाहे वो एंडोर्समेंट की केस में हो, चाहे रिटेन कर रखा हो, या बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन हो, या बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक हो, तो ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, ड्रॉई, ठीक, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया था, वो एंट्री ए की एंट्री करेगा जी हर बार, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर अकाउंट। तो किस अकाउंट को क्रिएट करेगा, ड्रॉर अकाउंट को क्रिएट करेगा, चाहे कोई भी केस हो। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बीआर ऑफ ₹32,000 के बीआर थे, उसको कहां दिखाएंगे, तो बीआर तो असेट साइड में दिखाते हैं, ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन में पूछा है अमाउंट ऑफ एडवांस बताना, एडवांस का अमाउंट कितना होगा। तो कहते हैं एक्स ने 3,60,000 रुपए के गुड सेंड किए, कितने पे सेंड किए, कॉस्ट प्लस 25% पे, तो ये तो कॉस्ट थी और इसमें मैंने 25% प्लस कर दिया, कितना जी, 90,000। कॉस्ट प्लस 25% मतलब इनवॉइस प्राइस या सेल वैल्यू हो गई 4,50,000। कंसाइनर ने कंसाइनी से कहा आप इसका 60% मुझे एडवांस दे दो, तो इसका 60% बनता है जी 2,70,000। तो एडवांस का अमाउंट पूछा गया था, वो गया जी 2,70,000 रुपए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, अमाउंट ऑफ कमीशन, ठीक है जी। एक्स सेंट आउट गुड्स टू वाई, कॉस्ट ₹1,50,000 और कॉस्ट प्लस 25% पे भेजे गए जी। तो कॉस्ट है 1,50,000 रुपए, प्लस किया इसमें 25%, कॉस्ट प्लस 25%, इसका 25% 37,500। तो गुड्स का जो इनवॉइस प्राइस है वो आ गया जी आपका 1,87,500 रुपीज, ठीक है जी। 3/4 गुड्स वर सोल्ड बाई ₹1,76,000, इसका 3/4 सेल कर दिया। तो देख लेते हैं इसका 3/4 कितना बनता है जी, इसका 3/4 बनता है आपका, करके देखेंगे इसको, 1,87,500 का मैंने किया जी ये 3/4, ठीक है जी, इसको करके देखते हैं। तो इसका 3/4 बना 1,40,625, 1,40,625 इतना बना, ठीक है। और बेचा कितने में, 1,76,000 पे बेचा, तो कितने ज्यादा पे बेच दिया, एक्सेस कितना जी, तो 1,76,000 माइनस क्या 1,40,625, ठीक है जी। ये हमने दोनों का डिफरेंस निकाल लिया और ये आपका डिफरेंस आया 3,5,375, ठीक है जी। तो कहते हैं कमीशन देना है, यहां तक तो देना है जी 5%, इसका तो 5% निकाल देंगे, 5% देना अप टू इनवॉइस प्राइस। तो 1,40,625 का मैंने किया जी 5%, तो ये आ गया 7,031.25, और इसका कितना देना है, इसका देना है जी 10%, तो प्लस कर देंगे, इसका तो कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, 3,537.50। तो पूछा गया टोटल कमीशन कितना, तो ये रहा टोटल कमीशन 10,568, क्योंकि पॉइंट में पैसा जो है वो इसी में है, तो आंसर क्या होगा जी, सी राइट है। उसके बाद आगे चलेंगे, इसको समझेंगे आप।
आगे चलेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन में देखा है ए परचेज गुड्स कॉस्ट रुपीज 2,60,000, क्या निकालना है? प्रॉफिट और लॉस बताना है ज्वाइंट वेंचर पे। तो कहते हैं 2,60,000 का गुड्स परचेज किया, ठीक है जी। बी सोल्ड अ मेजर पार्ट ऑफ द गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25% ऑन कॉस्ट फॉर रुपीज 2,50,000, ठीक है जी। बी ने गुड्स को सेल कर दिया 2,50,000 में, मेजर पार्ट सेल किया, और मेजर पार्ट कितना वो निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो मेजर पार्ट इसने सेल किया, तो मैं सीओजीएस निकाल रहा हूं। तो कहता है 2,50,000 के गुड्स सेल किए, और सेल के जी कॉस्ट प्लस 25% पे, ठीक। तो माइनस करूंगा इसमें से प्रॉफिट, तो मेरा क्या आ जाएगा जी? मेरा आ जाएगा ये सीओजीएस नहीं है, ये तो सेल प्राइस है। 2,50,000 का सेल क्या, मुझे सीओजीएस तो निकालना है, तो मैंने सेल माइनस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? सीओजीएस होता है। प्रॉफिट दे रखा 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑन सेल, 50,000 का प्रॉफिट दे रखा 1/4 ऑन कॉस्ट, तो सेल पे कितना? 1/5 ऑन सेल, तो कॉस्ट आ गई जिसकी 2 लाख रुपीज, तो इसका मतलब 50,000 का स्टॉक बच गया। आगे लिखा बैलेंस ऑफ गुड्स टेकन बाय बी एट कॉस्ट लेस 10%, तो बी ने क्या किया? जो बैलेंस गुड्स था 50,000 का, वो 10% कम पे ले लिया, मतलब 45,000 पे ले लिया, ठीक है जी। कितने पे ले लिया इसने? 45,000 पे ले लिया। एक बार फिर से देखते हैं इसको। ए परचेज गुड्स कॉस्ट रुपीज 2,60,000, ठीक है जी। 2,60,000 में से, सॉरी 2,60,000 के टोटल वैल्यू के गुड्स थे ना, टोटल थे 2,60,000 के गुड्स, ठीक है जी। ये तो ठीक है, ये मैंने सीओजीएस निकाला, ये ठीक था 250, ये आ गया सीओजीएस। तो 260 की कॉस्ट के गुड्स थे, उसमें से 2 लाख की कॉस्ट के बेच दिए हमने। ध्यान से देखेंगे तो स्टॉक कितना बच गया जी? 60,000 का स्टॉक बच गया, ठीक है जी। अब 60,000 के गुड्स क्या किया जी? 10% कम पे 6,000 कम पे लिए, मतलब कितने पे लिए? बी ने 54,000 पे गुड्स लिए, ठीक। तो प्रॉफिट कितना आ गया? प्रॉफिट आ गया जी आपका 44,000 का प्रॉफिट आ गया। तो ये सी ऑप्शन राइट है, ठीक। उसके बाद में आगे चलेंगे। Which of the following account is maintained in the joint venture when separate set of books are maintained? तो जब सेपरेटली बुक्स मेंटेन करते हैं तो एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं, एक जॉइंट बैंक अकाउंट बनाते हैं, एक को वेंचर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कहने का मतलब ऑल ऑफ द अबव। आगे देखा जी, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस ऑफ बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न एंडोमेंट फंड जो होता है, ठीक, जो रिसिप्ट होती है वो कौन सी रिसिप्ट होती है जी? कैपिटल रिसिप्ट होती है। उसके बाद आगे चलेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 54। एनी डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस शुड बी क्रेडिटेड टू, ठीक है। कोई भी डोनेशन कहता है अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव किया गया है तो किस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ठीक। अब वो फंड का नाम बताया वो होना चाहिए जी। जैसे डोनेशन रिसीव किया फॉर बिल्डिंग फंड, तो वो उसी बिल्डिंग फंड में क्रेडिट करेंगे, ठीक। तो स्पेशल फंड में क्रेडिट करेंगे, मतलब जैसे मान लो ऑलरेडी बिल्डिंग फंड दे रखा आपको, मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपको बिल्डिंग फंड दे रखा और आपको कहते हैं डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड, ठीक, तो इसी बिल्डिंग फंड में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन में कहते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना दिखाना है? देख लेते हैं जी। एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लिया करो। यहाँ पे आता है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, यहाँ पे आता है जी एडवांस प्रीवियस ईयर, यहाँ पे इसके बिल्कुल रिवर्स में आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, और यहाँ पे आता है जी एडवांस करंट ईयर। यहाँ पे आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट का अमाउंट, यहाँ पे आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट। तो इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2,50,000 रुपए,
सब्सक्रिप्शन अक्रूड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 25,000, ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 25,000 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 37,500 रुपीज, ठीक है जी। तो आपसे पूछा गया रिसिप्टेंट पेमेंट का अमाउंट बताओ, बता देंगे। तो ये आ गया जी 2,37,500, ठीक। तो आंसर आ गया जी ए ऑप्शन, ठीक है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैड डेट्स रिकवर्ड को रिकॉर्ड करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस को रिकवर्ड करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट कहां दिखाते हैं, जर्नल प्रॉपर में दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंसेस पेड तो कर दिया बट अभी अक्रूड नहीं हुआ, मतलब एडवांस में पे कर दिया। कौन सा एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। टिल द डिस्काउंटेड बिल इज पेड बाय एक्सेप्टर इट रिमेन्स एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है जी। बिल हमने डिस्काउंट तो करा लिया, ठीक, तब तक क्या है जी, पे नहीं करता एक्सेप्टर, तब तक वो क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी है। बैंक किससे पैसे मांगेगा, हमसे मांगेगा अगर एक्सेप्टर ने पेमेंट नहीं की। द अमाउंट ऑफ ईयरली डेप्रिसिएशन अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है, डिक्रीज ईयर बाय ईयर। आगे देखेंगे जी क्वेश्चन नंबर 61, 62, 63, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए बट रॉन्गली एंटर्ड इन द अकाउंट्स ऑफ मिस्टर बी, ए की जगह बी में लिख दिया, तो इससे द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विल रिजल्ट इन, तो प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ा, ए की जगह बी में लिखा है, परचेज की जगह सेल में नहीं लिखा, तो नो इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। When cash received for services rendered in the past, अगर पास्ट में आपने कोई सर्विसेज रेंडर्ड की थी, अब उसके बदले आपने कैश रिसीव किया, ठीक है जी, तो इससे क्या इफेक्ट आएगा, इससे पास्ट में आपने कोई सर्विसेज दी थी और उसके बदले अब आपने कैश रिसीव किया, तो इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, उसके बाद इन तीनों में से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद स्टॉक इन द हैंड ऑफ कंसाइनी इज वैल्यूड, स्टॉक इन द हैंड ऑफ द कंसाइनी इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है जी। 63 का ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन हो जाएगा। नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय, नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है, जिसके पास बिल होता है ना वो पे करता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा होता नोटिंग चार्जेस इज बोर्न बाय, कौन बियर करता है, पेड तो वो करेगा जिसके पास जो होल्डर ऑफ बिल होगा, मतलब पेई, ठीक। लेकिन बियर कौन करेगा फाइनली, बियर कौन करेगा, बियर कौन करेगा फाइनली, ड्रॉई बियर करेगा। अगर लिखा होता नोटिंग चार्जेस बोर्न बाय देन ड्रॉई, पेड बाय देन पे। The valuation procedure for stock is cost और net realizable value whichever is lower, कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, कंजर्वेटिज्म कहता है, प्रॉफिट को कंसीडर करके नहीं चलना, तो जो कम पे वैल्यूएशन है वो लेके चलना है, कौन सा, कंजर्वेटिज्म। When income recognized on cash basis and expenditure recognized on accrual basis, तो अभी भी पहले भी देख चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। Which of one of the following is not considered as capital expenditure, तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। बाकी आर्किटेक्ट फीस, डेमोलिशन कॉस्ट, किसी बिल्डिंग को गिराने की कॉस्ट, ठीक, लीगल कॉस्ट फॉर बाइंग प्रॉपर्टी, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68, लीगल चार्जेस पेड टू डिफेंड ए सूट ऑन फर्म फैक्ट्री साइड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इस एक्सपेंडिचर से कहीं कोई एफिशिएंसी या क्वांटिटी ऑफ असेट इंक्रीज नहीं हो रही है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय फॉलोइंग द कांसेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस चेक, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। एरर इन कैरी फॉरवर्ड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर, ठीक है जी।
कौन से अकाउंट्स का बैलेंस एक साल से दूसरे साल में लेके जाते हैं? बैलेंस शीट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं? एक पर्सनल अकाउंट आता है, एक रियल अकाउंट आता है, ठीक है। तो पर्सनल और रियल अकाउंट के जो बैलेंस होते हैं उनको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई गलती होगी उसको अगले सालों में लेकर जाएंगे। इफ ए बिल ड्रॉन ऑन 13 जुलाई 2018 फॉर 60 डेज, ठीक है जी। तो 13 जुलाई 2018 से जब 30 दिन ऐड किए तो ये आ गया जी 12 अगस्त आ गया, क्योंकि जुलाई 31 का होता है, 30 दिन जोड़े तो एक दिन कम हो गया। फिर 30 दिन 12 अगस्त में 30 दिन जोड़े तो अगस्त भी 31 दिन का होता है, तो ये आ गया जी 11 सितंबर आ गया। 3 दिन ग्रेस पीरियड के होते हैं तो 14 सितंबर आ जाएगा जी, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का आउटपुट क्या होता है, क्यों बनाते हैं? ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सके, टू एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस, एंड टू एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ऐसा कुछ है नहीं, इसके लिए तो कॉस्ट शीट बनाते हैं। Which one of the following is not a financial statement? तो ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Question number 75, any revenue expenses for which a separate fund is available will be debited to separate fund account। क्योंकि हमने क्या कर रखा है जी, एक फंड बना रखा है, जब भी इनकम आएगी उस फंड में प्लस कर देंगे, जब भी एक्सपेंसेस होगी उसी फंड में से माइनस करेंगे। is not objective of accounting, gives accurate information is not the objective of accounting। बाकी ऑब्जेक्टिव क्या है जी, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, जो रिकॉर्डेड डाटा उसको एनालाइज करना, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता करना। Which of the following is not a paper transaction? तो ऑफिस से अगर कैश की चोरी होगी तो वो पेपर का ट्रांजैक्शन थोड़ी है, वो लिखित में थोड़ी है कहीं। Which of the following is a capital expenditure? कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो अभी भी पढ़ा था ऊपर, डिमोलिशन कॉस्ट, बिल्डिंग को गिराने की जो कॉस्ट है वो भी बिल्डिंग के बनाने की कॉस्ट में क्या करेंगे जी, प्लस कर देंगे। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर फॉर लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी का जब नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पे हैवी वर्ड लगा दिया जाए कि हैवी एडवर्टीजमेंट किया तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कौन सी बुक है जो जर्नल और लेजर दोनों का काम करती है? तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको इसी वीडियो में कि कैश बुक जो होती है वो जर्नल का काम भी करती है और साथ साथ लेजर का काम भी करती है। कौन सा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है जी? इसमें एसबीआई अकाउंट जो है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 82, अकाउंटिंग साइकिल जो एंड होती है विद प्रिपरेशन ऑफ, क्या बनाते हैं जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एंड होती है। और अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स से। जर्नल प्रॉपर यूज टू रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करते हैं, बैड डेट्स रिकवर नहीं जी, कैश बुक में आएगा। ऑल कैश परचेज ऑफ असेट, ये भी कैश बुक में आएगा। राइटिंग ऑफ बैड डेट्स ये आएगा जी जर्नल प्रॉपर में। और परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ये परचेज बुक में आएगा। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 84, इन केस ऑफ डिपॉजिट ऑफ चेक इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, ठीक, तो बैलेंस इज लेस, कहता आपने बैंक में चेक जमा किया तो आपने जैसे जमा किया कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ा दिया, लेकिन कहता अभी बैंक में जमा नहीं हुआ तो बैलेंस किसका कम है, पासबुक का कम है एज कंपेयर टू कैश बुक, तो बैलेंस इज लेस एज पर पासबुक। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था जी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नरेशन तो जो देते हैं हम लोग, नरेशन हर जर्नल एंट्री के बाद नरेशन देते हैं, तो ईच जर्नल एंट्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल अकाउंट, कौन सा जी, क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट है, ये रियल है, कैश भी रियल अकाउंट है और रेंट नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88,
5,000 incurred for upgradation of computer, capital expenditure है जी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल, रीसेल के लिए गुड्स खरीदे गए हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज कंप्लीटली बाय फायर, कैपिटल रिसिप्ट। एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल इन नेचर व्हेन इट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है जी, जब एसेट की क्वांटिटी इंक्रीज हो, जब हम एसेट को क्रिएट करें, या लायबिलिटी का प्रिंसिपल अमाउंट अगर डिक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 92, a withdrawal of cash from business by the proprietor should be credited to cash account। एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश बुक इज अ फॉर्म ऑफ लेजर। ठीक है जी, कैश बुक किसका फॉर्म है, किसकी तरह का फॉर्मेट है, क्या जर्नल का फॉर्मेट है, नहीं, लेजर का फॉर्मेट है। अ सेल ऑफ गुड्स टू लक्ष्मण फॉर कैश, कहते लक्ष्मण को आपने गुड्स कैश में सेल किए, शुड बी डेबिटेड टू। तो जब कैश में सेल किया तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो डेबिट करेंगे जी, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो द डेट राइट ऑफ अर्लियर एज बैड डेट्स, कहते हैं हम बैड डेट्स को राइट ऑफ कर चुके हैं, अब उसको रिकवर करेंगे, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, तो क्रेडिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे जी 96, Which one of the following is an external cause for depreciation? कौन सा है ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल है, ये भी इंटरनल है, ये भी इंटरनल है। तो ऑब्सोलेंस जो है ना, ऑब्सोलेंस मतलब जब टेक्नोलॉजी वगैरह में चेंजेस आते हैं, तो ये एक्सटर्नल रीजन है फॉर डेप्रिसिएशन। आगे कहते हैं 1,50,000 की आपने मशीन खरीदी और आपको थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन बताना है, तो पहले साल का हो गया 15,000, वैल्यू बची थी 1,35,000। दूसरे साल का 13,500, वैल्यू बची 1,21,500। तो तीसरे साल का क्या आ गया जी 12,150। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेट डिप्लेशन मेथड इज चार्ज। तो माइंस वगैरह जो होती है वेस्टिंग एसेट्स, उन पे डिप्लेशन मेथड चार्ज करते हैं। If a sum of rupees 1,500 received from Lakshman, a debtor, has not been recorded in the books, कहते हैं लक्ष्मण से 1,500 रुपए रिसीव किए, उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, कंप्लीट ओमिशन है, तो इसका अकाउंट्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ना तो प्रॉफिट पे आएगा जी, ना प्रॉफिट ये होगा, ना ये होगा, नन ऑफ द अबव। ठीक, कहता है 1,500 रुपए डेटर से रिसीव करने भूल गए, अगर रिसीव करते तो डेटर डिक्रीज होते और कैश क्या होता है, इंक्रीज हो जाता, तो नो इफेक्ट होता, तो अब भी नो इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ गए जी हम लोग। ठीक, तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 100 पे। गुड्स वर्थ ₹1750 रिटर्न टू सप्लायर इज रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक। हमने परचेज रिटर्न किया था, अगर मैं परचेज रिटर्न दिखाता तो परचेज मेरी कम हो जाती और मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता। ठीक है जी, अब हुआ क्या, परचेज रिटर्न ना दिखा के मैंने सेल्स रिटर्न में दिखा दिया, तो सेल्स रिटर्न की वजह से सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट तो कम हो गया, मतलब डबल इफेक्ट आ गया। ठीक, तो प्रॉफिट क्या हो गया जी इस गलती की वजह से, तो कहता है 1750 परचेज रिटर्न की वजह से क्या हो गया, आपको रेक्टिफाई बताना है या इस एरर का इफेक्ट बताना है। इफ गुड्स वर्थ रुपीज 1750 रिटर्न टू सप्लाईज रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक, तो इस एरर का इफेक्ट बताना है। ठीक, इस एरर की वजह से 1750 का प्रॉफिट क्या हो गया जी, प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि 1750 परचेज रिटर्न दिखाना था, परचेज रिटर्न दिखाते तो परचेज क्या हो जाती, कम होती, परचेज कम होती तो प्रॉफिट क्या हो जाता, बढ़ जाता। ठीक, तो परचेज रिटर्न नहीं दिखाया तो क्या हो गया जी, प्रॉफिट कम आया। गलती से सेल्स रिटर्न दिखा दिया, सेल्स रिटर्न दिखा दिया तो प्रॉफिट क्या हो गया जी, कम हो गया, तो प्रॉफिट कम हो गया, कितना कम हो गया, दोनों का टोटल करके बता दूंगा। 3270, क्या 3270 आ रहा है, नहीं ये 7 है जी, 3320, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज बाई 3320, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर अफेक्ट द अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो कहता है जब अकाउंट्स का बैलेंस निकालते हैं तो क्या उससे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट आएगा? यस। दूसरा पॉइंट कहता है बी, ओमिशन टू रिकॉर्ड ए ट्रांजेक्शन एंटायरली इन द सब्सिडरी बुक। कहते हैं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ना तो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया ना क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया, तो डेबिट में भी जीरो क्रेडिट में भी जीरो, तो ट्रायल बैलेंस क्या आ जाएगा जी? इक्वल आ जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ रॉन्ग एंट्री इन सब्सिडरी बुक, तो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग आपने एंट्री गलत कर दी। फॉर एग्जाम्पल परचेज टू कैश करना था, आपने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि अमाउंट में कोई गलती नहीं थी। पोस्टिंग एन एंट्री ऑन द करेक्ट साइड बट इन द रॉन्ग अकाउंट, तो कहता है एक ही जगह गलती से बी अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक, ये जी आपकी कमीशन की एरर, ये ओमिशन की एरर है, और ये भी कमीशन की एरर है, और ये भी कमीशन की एरर है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं जी 102 पे। डिफरेंस इन बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैश बुक में अराइज ऑन अकाउंट ऑफ, तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड भी हो सकता है, चेक इश्यूड बट डिसऑनर्ड भी हो सकता है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक भी हो सकता है। कहने का मतलब ऑप्शन है डी ठीक है जी। ठीक, उसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103, which of these item are taken into consideration for preparation of adjusted cash book balance। तो जो कैश बुक में गलतियां होती है उनको कंसीडर करते हैं, क्योंकि कैश बुक की जो गलती होगी उसी को तो कैश बुक से ठीक कर सकते हैं, पासबुक की गलती को कैश बुक से कैसे ठीक करेंगे। और जब चेक इश्यू किया था तो भैया आपने तो रिकॉर्ड कर लिया, वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो आपने तो एंट्री कर रखी है। इसी तरह से जब चेक बैंक में जमा किया तो आपने एंट्री कर ली थी, वो बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, वो हो जाएगा बाद में। तो कौन सा ऑप्शन जी? ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, काशी ड्रॉ अ बिल ऑन श्याम फॉर 5000 एंड काशी एंडोर्स इट टू राम। ठीक है जी, राम एंडोर्स इट टू राहुल, राम ने राहुल को एंडोर्स कर दिया, तो फाइनली बिल किसके पास रखा है? राहुल के पास। तो पेमेंट कौन रिसीव करेगा? राहुल रिसीव करेगा, तो पेई ऑफ बिल इज राहुल। ऑन रिसीव्ड ऑफ गुड्स फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी, डेबिट ऑफ विच ऑफ दीज अकाउंट, जब कंसाइनर से जब कंसाइनी गुड्स रिसीव करता है तो कंसाइनी उसकी कोई भी एंट्री नहीं करता जी, तो नन ऑफ द अबव। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग इज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, अक्रूवल बेसिस पे चलता है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ऑफ द नेचर ऑफ ए नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि जॉइंट वेंचर का आउटपुट क्या निकल के आता है? प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है, तो इसलिए ये कौन सा अकाउंट है जी? ये नॉमिनल अकाउंट है। इफ अनसोल्ड गुड्स कॉस्ट रुपीज 20,000 के गुड्स कोई को वेंचरर 15,000 पे लेके गया, तो जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड कितना दिखाएंगे? 15,000, क्योंकि जॉइंट वेंचर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे मेंटेन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109, इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, तो जो भी आइटम जो ट्रायल बैलेंस में आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक आता है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ट्रायल बैलेंस में अगर रेंट दे रखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। इसी तरह से ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो कहां आएगा? तो इसका सीधा सा एग्जांपल है, ऐसे सोचा करो, मैंने आपसे पूछा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर असेट होता है, तो सिंगल इफेक्ट क्या आया जी? असेट। तो किस साइड आएगा? बैलेंस शीट में आएगा, असेट साइड। मैं आपसे पूछूं अगर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग सैलरीज दे रखा है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है? लाइबिलिटी होता है, तो बैलेंस शीट में किस साइड आएगा? लाइबिलिटी साइड आएगा। Which one of the following character is not related to financial accounting से रिलेटेड क्या नहीं है जी इसमें? तो कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट के हिसाब से बनाया जाता है, नहीं जी। ठीक,
मैनेजमेंट के हिसाब से मैनेजमेंट अकाउंटिंग चलता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बनता है वो एक्सटर्नल यूजर के लिए बनाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट? तो असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो ये नहीं होगा। लाइबिलिटी इक्वल टू ये भी नहीं होगा जी। इक्विटी इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी, राइट है, तो ऑप्शन बी इज राइट। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 112 पे, पर्सनल अकाउंट बताना है, तो ये रहा जी पर्सनल अकाउंट। कौन सा पर्सनल अकाउंट है? ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ठीक, ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री? तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री का ट्रांजेक्शन है। When trial balance will not tally, कब टैली नहीं होगा? तो टू एरर्स दोज आर कंपनसेटिंग टू ईच अदर, इसमें टैली हो जाएगा। एक ट्रांजेक्शन को दो बार एंट्री कोड कर लोगे तब भी मैच हो जाएगा। टेकिंग बैलेंस टू रॉन्ग साइड इन द ट्रायल बैलेंस, डेबिट की जगह क्रेडिट साइड में लिख दिया, वो भी ट्रायल बैलेंस में, तो कैसे मैच हो जाएगा? तो इस केस में मैच नहीं होगा, तो ये आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115। An entry of 1560 has been debited to debtor personal account at 1650 रुपए। तो डेटर में कहता है 1560 लिखना था, गलती से 1650 लिख दिया। तो एरर कौन सी एरर जी? कमीशन की एरर है, ठीक। जब भी कैलकुलेशन से रिलेटेड गलती होगी ना, तो वो कमीशन की गलती होगी। अमाउंट सेट अपार्ट टू मीट लॉस ड्यू टू बैड डेट्स इज नॉन एज प्रोविजन, इसीलिए तो उसको बोलते हैं जी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोलते हैं। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू इट्स कंटिन्यूअस यूज इज नॉन एज डेप्रिसिएशन। व्हाट हैपन व्हेन ए बैड डेट्स इज रिकवर्ड? तो बैड डेट्स जब रिकवर करते हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो प्रॉफिट क्या हो जाता है? जिससे इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड दिखाते हैं, तो प्रॉफिट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119। विच बैलेंस इज नॉट कंसिडर्ड फॉर क्लोजिंग एंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस फॉर ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? तो किसको कंसिडर नहीं करते? कैश इन हैंड को कभी क्लोज नहीं किया जाता, इसकी क्लोजिंग एंट्री नहीं होती। बाकी तीनों को क्लोज कर देते हैं। कहां ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। कहते हैं सेलेक्ट करेक्ट जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई एन एरर, एन अमाउंट ऑफ 10,000 विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। तो ड्राइंग्स को डेबिट होना चाहिए था, गलती से ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। तो ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121। मेसर्स AB एंटरप्राइजेस हैज बैंक बैलेंस 8800, ठीक है जी। कैश बुक का बैलेंस दे रखा है 8800 रुपीज। 3 चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर 5800, बट ओनली 1 चेक ऑफ 2000 वाज क्लियर। तो कहते हैं 5800 के चेक जमा किए, तो कैश बुक बढ़ गई जी 5800 से। बस 2000 के चेक ही जमा हुए, पासबुक 2000 से बढ़ गई। इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या है? ज्यादा आ रहा है, कितना? 3800 से, तो माइनस कर देंगे 3800, ठीक है जी, ये कर दिया माइनस। उसके बाद कहते हैं डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 1250, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया 1250 रुपए, तो पासबुक बढ़ गई 1250 से। कैश बुक में एंट्री भी 1520 से, तो कैश बुक बढ़ गई 1520 से, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, तो माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे? देखो 270 रुपए। तो नेट इफेक्ट देख लो, इधर का टोटल आ रहा है जी 8800, इधर का आया 4070, तो ये आ गया जी 4730 का बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 122, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर में आया 122 पे आ गया। तो कहता है बिल्डिंग बनाने के लिए एडवांस पे किया हमने, तो ये तो असेट है ना, क्योंकि असेट के लिए पे किया है हमने। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी पेंडिंग इन द कोर्ट, क्लेम कर रखा है किसी ने कंपनी के ऊपर, वो अभी कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, इट्स ए कंटीजेंट लायबिलिटी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो करेंसी नोट होते हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, बाकी प्रोमिसरी नोट होता है जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है और क्रॉस चेक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस, कौन सा नहीं है जी? डी ऑप्शन। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑन जॉइंट वेंचर इज शेयर एज पर कैपिटल रेशियो, बाकी दोनों को वेंचर कैपिटल लेकर भी आते हैं और नहीं भी लेके आते हैं, लिमिटेड ड्यूरेशन का होता है जी, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। डेल क्रेडिट कमीशन इन कंसाइनमेंट बिजनेस इज पेबल ऑन, किस पे देते हैं? नॉर्मली टोटल सेल पे दिया जाता है। आगे देखेंगे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है जी, अकाउंट बना लेते हैं। कहते हैं 250 मेंबर है और एनुअल सब्सक्रिप्शन है जी 500, तो मैंने लिखा जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 250 मेंबर इंटू 500, तो ये आ गया जी आपका 1,25,000 रुपए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 97,500 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 47,500। कहते हैं ड्यूरिंग 16-17 सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया जी रिसिपिएंट पेमेंट में 97,500 एंड अभी भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना है जी 47,500 है। तो एडवांस बताना अपने को, एडवांस करंट ईयर कितना है ये बता देंगे। तो ये आ गया जी आपका, ये आ गया आपका कितना, 1,25 आ गया और ये आ गया जी आपका कितना 27,500। कितना आ गया? 20,000 रुपया। इधर का टोटल आ रहा है 9,413 1,45,000, तो बैलेंसिंग फिगर कितना बचा दी 20,000, तो आंसर कितना 20,000 आ गया। ठीक है जी, इसके बाद में आगे चलते हैं, आप इसको देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 128। When goods are purchased for joint venture, ठीक है जी, द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है? तो जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। जब भी जॉइंट वेंचर के लिए कोई खर्चा करते हैं तो एंट्री होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। द अबनॉर्मल लॉस, ठीक है जी, ऑन कंसाइनमेंट इज क्रेडिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो अबनॉर्मल लॉस को कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं, जो अबनॉर्मल लॉस होता है उसको ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड दिखाते हैं, वैसे ही कंसाइनमेंट में दिखाते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे, फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट का जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं जी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 131, एक एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का कब होगा? व्हेन इट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। कैश बुक एक सब्सिडरी बुक तो है, ये साथ साथ लेजर का काम भी करती है। पीरियोडिक टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज ट्रांसफर टू सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट साइड। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, जब गुड सेंड करते हैं कंसाइनमेंट पे तो ये कौन सा अकाउंट होता है जी? ये रियल अकाउंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? क्या कैपिटल नेचर का दिखाते हैं? नो। आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर विच आर रिसीव्ड? नो। आइटम ओनली रेवेन्यू नेचर पर्टेनिंग टू द पीरियड ऑफ अकाउंट? यस। नो। तो ऑप्शन सी राइट है जी, क्वेश्चन नंबर 135 का। इनकम टैक्स ऑफ सोल ट्रेडर इज पेड, कहां दिखाते हैं? कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं, तो डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन हर एंट्री के बाद में दिया जाता है। आगे चलेंगे, लाइफ मेंबरशिप फी जो होता है, जो क्लब वगैरह रिसीव करते हैं एनपीओ के चैप्टर में, तो वो कैपिटल रिसिप्ट होती है।
बैड डेट्स जब रिकवर करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड दिखाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो हमेशा रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाते हैं, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट दिखाते हैं, और लॉस और एक्सपेंसेस के जो अकाउंट है मतलब इनकम और गेन, तो कहने का मतलब सी ऑप्शन, इनकम भी नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंसेस भी नॉमिनल अकाउंट है। प्रीपेड रेंट कौन सा अकाउंट है जी? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। परचेज बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। द सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर यूज फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन सेल्स बुक, तो होता तो इनवॉइस ही है, लेकिन सेल्स बुक के लिए इनवॉइस सेंट आउट बोल दिया और परचेज बुक के लिए इनवॉइस रिसीव्ड बोल देंगे, तो यहाँ पे इनवॉइस सेंट आउट हो जाएगा। लेजर में वेरियस अकाउंट्स की एंट्री करते हैं, जैसे अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं, जो लेजर बुक होती है उसमें अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 कहते हैं परचेज प्राइस ऑफ मशीन 8,90,000, अपने को एनुअल डेप्रिसिएशन बताना है स्ट्रेट लाइन से, ठीक है जी। फ्रेट चार्जेस प्लस कर देंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस कर देंगे, इंश्योरेंस चार्जेस नहीं, इंश्योरेंस चार्जेस तो अगर स्पेसिफाई किया होता कि मशीन का फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस कराया, ठीक, और ये मशीन के लाइफ टाइम का इंश्योरेंस चार्जेस है, अब इंश्योरेंस चार्जेस तो एनुअल खर्चा होता है और ये क्या होता है जी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। फिर देर का जी स्क्रैप वैल्यू, तो 890 प्लस 30 920 9,27,000 माइनस किया 40,000, ठीक है जी, तो ये आ गया 8,90,000 कॉस्ट प्लस फ्रेट चार्जेस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, माइनस कर दूंगा इसमें से 40,000 रुपए, तो इसका इफेक्ट आया जी ये 887 आ गया। डिवाइड के इसको 5 से, तो ये आ गया जी मेरा 1,77,400 रुपीज, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 145 हमने सोल्व किया, जिसका ऑप्शन आया जी ऑप्शन ए जो है वो ठीक है। The value of an asset after deducting depreciation from the historical cost is known as book value बोल सकते हैं, ठीक है जी, या WDV भी बोल सकते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोल सकते हैं। आगे दे रखा है गुड्स वर्थ ₹272 रिटर्न बाय लाला पास थ्रू द बुक से 722 इन द रेक्टिफिकेशन एंट्री, तो कहते हैं जब लाला ने गुड्स रिटर्न किया 272 का रिटर्न किया, लेकिन गलती से बुक्स में 722 पोस्ट कर दिया, तो एंट्री होती है परचेज रिटर्न है ना, उसने सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लाला 722 लिख दिया, जबकि लिखना था जी 272, तो लाला को डेबिट कर देंगे कितने से? 450 से, तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 148। When preparing a bank reconciliation statement, if you start with debit balance as per cash book, मतलब प्लस और माइनस में कैश बुक का डेबिट बैलेंस प्लस का बैलेंस होता है। चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, मतलब बैंक में चेक जमा करने के लिए भेजे तो कैश बुक में एंट्री हो गई, पासबुक में एंट्री हुई नहीं, कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो इस कॉलम में लिख देंगे, मतलब डिडक्टेड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलेंगे। पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिसीव्ड, कौन रिसीव करता है? जो पेई होता है, मतलब जो होल्डर ऑफ बिल होता है ऑन द ड्यू डेट। विच ऑफ दीज आर रिकरिंग नेचर एक्सपेंसेस, कौन से रिकरिंग नेचर के खर्चे हैं? इनडायरेक्ट खर्चे कौन से हैं? तो देखो जी गोडाउन रेंट और इंश्योरेंस होता है वो रिकरिंग नेचर का खर्चा, वो मंथली पे करना ही करना है, बाकी तो गुड्स जब परचेज करेंगे तब लगेंगे, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गोडाउन रेंट है, बाकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्वेश्चन नंबर 151। गुड्स ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ 2,40,000 सेंट आउट टू कंसाइनी एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन कॉस्ट, तो 1/6 ऑन इनवॉइस, और ये इनवॉइस प्राइस है, तो इसमें 40,000 माइनस करूंगा, मतलब लोडिंग क्या होगा जी? प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है? 40,000, तो अपने से लोडिंग ही पूछिए, लोडिंग बता देंगे कितना? 40,000।
मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है जी? नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक। बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक में जो बैलेंस बचता है वो कैश ही का ही पार्ट है, मतलब वो असेट है। उसके बाद एंडोमेंट फंड रिसिप्ट जो होती है वो कैपिटल रिसिप्ट होती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो थे, क्वेश्चन 154, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किए। ठीक। उसके बाद आगे दे रखा है जी आपको मैच द फॉलोइंग, तो आप इसको पढ़ के देखेंगे। पढ़ेंगे यहां से। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे मैच द फॉलोइंग में। तो फर्स्ट देर का कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट जो होता है वो कौन सा अकाउंट है जी? वो रियल अकाउंट होता है। तो एरो ही बना देता हूं, ई पे एरो बना रहा हूं। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ठीक है जी। एरर ऑफ ओमिशन, तो ओमिशन जो होता है वो पार्टली ओमिशन भी हो सकता है, कंप्लीट ओमिशन भी हो सकता है। ओमिशन का मतलब ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड पार्टली। लैंड, लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता। परचेज रिटर्न बुक के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा होता है जी? डेबिट नोट होता है। और कॉस्ट ऑफ कॉपीराइट क्या हो गया जी? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपकी फिक्टिशियस असेट्स होती है। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होता है जी? रेवेन्यू रिसीव्ड है। पेटेंट अकाउंट, पेटेंट अकाउंट क्या है जी आपके लिए? पेटेंट एक रियल अकाउंट है। ऑब्सोलेंस क्या होता है? ऑब्सोलेंस होता है, अभी भी पढ़ा था हमने, एक्सटर्नल कॉजेस फॉर डेप्रिसिएशन। डेज ऑफ ग्रेस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में होता है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है जी? करंट लायबिलिटी है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिसऑनर ऑफ बिल। तो जब बिल डिसऑनर होता है तो नोटरी पब्लिक के पास जाना पड़ता है उसको रिन्यू करवाने के लिए। स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय कंसाइनी टू कंसाइनर, दैट इज अकाउंट सेल्स। ठीक। और जब कंसाइनर कंसाइनी को जो स्टेटमेंट भेजता है उसको बोलते हैं जी परफॉर्मा इनवॉइस। यहां पे तो कंसाइनी कंसाइनर को भेज रहा है, दैट इज अकाउंट सेल्स। आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लायबिलिटी होता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट होता है जी, करंट असेट होता है आपका। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका क्या होता है जी? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है या फिक्टिशियस असेट होता है, ऑप्शन होता है तो वो हो जाता है। अमोर्टाइजेशन वर्ड जो यूज करते हैं वो इनटेंजिबल असेट के केस में करते हैं। ठीक। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैचिंग कॉन्सेप्ट मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको। मैचिंग कॉन्सेप्ट अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे कहीं ना कहीं तो मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा है मैंने, उसमें बता रखा है कि एक मैचिंग कॉन्सेप्ट ये डिसाइड करते हैं कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस किस टाइप से मेंटेन करना है। सैलरी आउटस्टैंडिंग आपकी करंट लायबिलिटी है। सेल माइनस सीओजीएस इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड ऑन टोटल सेल, अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले एमसीक्यू क्वेश्चन में। ओनर बिफोर ड्यू डेट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ मेमोरेंडम स्टेटमेंट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। प्री रिसिप्ट ऑफ इनकम, अगर इनकम आप पहले ही रिसीव कर लेते हैं दैट इज करंट लायबिलिटी।
रिटर्न इनवर्ड नॉमिनल अकाउंट होता है, which is paid for installation of machine is capital expenditure. गुडविल अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है. फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में बता रखा है. और रेंट प्रीपेड क्या होता है जी? करंट एसेट होता है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट होता है. फिक्स्ड एसेट हेल्ड इन बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू. डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है जी. तो डिस्काउंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होगा, क्योंकि पहले ना पूरा क्वेश्चन अपने को पढ़ लेना चाहिए. तो पहले मैं डिस्काउंट को टिक कर रहा हूं. डिस्काउंट अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है और कहीं भी कुछ भी मैच नहीं कर रहा. डिस्काउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है. पेटेंट एंड कॉपीराइट इज एन इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है जी. डेल क्रेडिट कमीशन कंसाइनमेंट में यूज होता है. नोटिंग चार्जेस पेड ऑफ होल्डर ऑफ द बिल, ठीक है. नोटिंग चार्जेस पेड तो होल्डर ऑफ बिल करता है, लेकिन फाइनली बॉन्ड बाई ड्रॉइंग. इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है जी आपका. अब आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नॉन प्रॉफिट कंसर्न, ठीक. तो ये थे आपके मैच द फॉलोइंग. उसके बाद आगे चलेंगे जी. देखेंगे अपने स्क्रीन पे आपको ट्रू एंड फॉल्स दे रखे हैं, तो इनको पढ़ेंगे. ट्रू एंड फॉल्स. तो फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिसी ऑफ एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉस अराइज ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. यस, तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या कहता है कि जितने भी लॉस हैं उन सबका प्रोविजन लेके चलना है. जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, बट प्रॉफिट को पहले से कंसीडर कर कर नहीं चलना, ठीक है जी. देखिए दूसरा क्वेश्चन, सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड्स only one aspect, either debit or credit. Yes, this is true. तभी तो इसको सिंगल एंट्री बोलते हैं. रेंट आउटस्टैंडिंग इज रियल अकाउंट. नो, रेंट आउटस्टैंडिंग इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. और रेंट आउटस्टैंडिंग को कहां दिखाते हैं जी? असेट साइड नहीं दिखाते, लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं. इसका मतलब ये फॉल्स हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड बिल आर पेबल on a date calculated after adding 3 days of grace to the period of bill. Yes, this is true. Question number 5, BR account is debited by the acceptor on discounting of a bill. कहते हैं जब बिल को डिस्काउंट कराया जाता है, ठीक. तो जो बिल का एक्सेप्ट जो ड्रॉर है, बिल डिस्काउंट कौन कराता है जी? ड्रॉर कराता है. और ड्रॉर से बिल को डिस्काउंट कराता है तो बैंक या कैश अकाउंट को डेबिट करता है. लेकिन जो बिल का एक्सेप्टर है, जो ड्रॉई है, उसकी भी बुक में कोई भी एंट्री नहीं होती. तो ये फॉल्स हो गया. क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, नोटिंग चार्जेस आर रिलेटेड टू डिसऑनर ऑफ बिल. यस, दिस इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 7, Dale creditor commission is extra commission which is given to the consignee for making him responsibility for extra sale. तो एक्सेस प्राइस पे सेल करने के लिए ओवरराइडिंग कमीशन दिया जाता है. डेल क्रेडिटर कमीशन तो दिया जाता है जब कंसाइनी बैड डेट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करे, तो उसके लिए उसको टोटल सेल पे, नॉर्मली टोटल सेल पे एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं, उसको बोलते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन. तो ये फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जॉइंट वेंचर डज नॉट फॉलो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. यस, दिस इज ट्रू, क्योंकि जॉइंट वेंचर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे चलता है. क्वेश्चन नंबर 9, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं जब ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं तो अपने को पता है क्या करना होता है, उसको बैलेंस शीट की असेट साइड दिखाते हैं, ठीक. उसका सिंगल इफेक्ट होता है. तो कहते हैं यहां ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, तो ये फॉल्स है.
Fixed assets are shown in the balance sheet at their market value less depreciation. No जी, fixed assets are recorded in balance sheet at historical cost less depreciation. तो ये क्या हो गया जी, false हो गया. आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे. The capital receipt and payment in receipt. Can you tell the capital receipt and payment in receipt and payment account are to be taken in the balance sheet? Yes. तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में ट्रू होगा जी ये. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो कैपिटल रिसिप्ट है उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखाते हैं और जो कैपिटल पेमेंट है उसको बैलेंस शीट की असेट साइड दिखाते हैं. When credit sale is wrongly posted to purchase book, क्रेडिट सेल को अगर परचेज बुक में दिखा दिया तो एरर ऑफ कमीशन हो गया. ये भी ट्रू है जी. उसके बाद में इट इज जनरली अज्यूम दैट बिजनेस विल नॉट लिक्विडेट इन द नियर फ्यूचर. कौन सा कॉन्सेप्ट? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. लेकिन यहाँ पे कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट तो ये कहता है बिजनेस और बिजनेस का ओनर है सेपरेट एंटिटी है. बिजनेस में केवल वही ट्रांजैक्शन दिखाने जिसका बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आएगा. इट मींस पर्सनल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दे रखा है ये गोइंग कंसर्न होना चाहिए था, तो ये फॉल्स है. फ्रेट पेड ऑन परचेज ऑफ मशीनरी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये मशीन की कॉस्ट में प्लस होना चाहिए. यहाँ पे कहता है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये फॉल्स हो गया. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये केवल एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट होता है, तो ये भी फॉल्स है जी. कैपिटल अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट के नेचर का, लिखा हुआ रियल अकाउंट के नेचर का, ये भी फॉल्स है. Under straight line method of depreciation, cost of asset write off in equal proportion. Yes, this is true. Straight line में depreciation का amount हर साल same रहता है. Total of purchase book is short by 10,000. Will not affect the trial balance. False है जी. अगर परचेज का टोटल कम दिखाओगे तो ट्रायल बैलेंस की जो डेबिट साइड है वो 10,000 से कम आएगी. ठीक, अफेक्ट होगा ट्रायल बैलेंस में. A credit balance in passbook indicate excess of deposit over withdrawal. This is true. अगर पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब क्या, आपने डिपॉजिट ज्यादा कर रखा है और विड्रॉल कम कर रखा है. क्वेश्चन नंबर 20. इन केस ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ बिल, एंडोर्सर डेबिट एंडोर्सी एंड क्रेडिट बिल्स पेबल अकाउंट. फॉल्स है जी, क्योंकि एंट्री करेगा एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट. In sole trader, income tax is treated and recorded as drawing. Yes, this is true. इसीलिए इनकम टैक्स को क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं. आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 22 पे. एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को बैलेंस शीट की असेट साइड दिखाते हैं. यहां लिखा है जी लायबिलिटी साइड दिखाते हैं. फॉल्स है. द बैलेंस शीट विल गिव द इंफॉर्मेशन regarding the financial position for a particular period. No, at the end of the year balance sheet बनाते हैं. तो 23 क्या हो गया जी आपका, फॉल्स हो गया. उसके बाद आगे चलेंगे. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोजली रिसेंबल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यस, बिल्कुल ठीक है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक साइड इनकम और एक साइड एक्सपेंडिचर दिखाते हैं और अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं. सेम इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग कंसर्न में बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को नॉन प्रॉफिट कंसर्न में बनाते हैं. इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सरप्लस. दिस इज ट्रू. एरर ऑफ ओमिशन विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. अब भैया बात आती है ओमिशन कौन सा है. पार्शियल ओमिशन होगा तो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आएगा, बट कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं आएगा. मैं इसको कंप्लीट मान लेता हूं. ठीक है जी. उसके बाद आगे चलेंगे. फेवरेबल बैंक बैलेंस मींस डेबिट बैलेंस इन पासबुक. नो, फॉल्स. पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल होता है और कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल होता है. बैलेंस शीट कवर द पोजीशन फॉर ए पीरियड एंड नोट द पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर डे. ठीक, ये भी बैलेंस शीट कवर द पोजीशन फॉर द एंड ऑफ द ईयर. बैलेंस शीट जो बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं जी.
तो ये क्या है जी, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 29, गुड्स बोट फॉर ₹25,000 पास थ्रू द सेल्स डे बुक। परचेज को सेल में दिखा दिया तो इस गलती की वजह से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मीन स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, यस दिस इज ट्रू, 30 का आपका ट्रू हो जाएगा। A bill of exchange is a conditional order in writing given by a debtor to a creditor। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि डेटर ही क्रेडिटर को दे, ठीक, तो ये क्या है आपका फॉल्स है। Accumulated depreciation account can be located in the debit side of the trial balance। नहीं जी, accumulated depreciation का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये फॉल्स है। क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा होता है बैलेंस शीट में आता है, ये भी फॉल्स है, ये पहले भी आ चुका है। Credit balance of joint venture account is a profit of joint venture, yes this is true। Ownership expressed in terms of money is called capital, yes true। रिन्यूअल फी फॉर पेटेंट, तो रिन्यू तो 1 साल के लिए होता है और जिससे एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल तक मिलता है वो होता है जी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो ये भी ट्रू है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, यस दिस इज ट्रू। विंडो ड्रेसिंग मीन्स होता है शोइंग मोर प्रॉफिट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। Cost of extension of building occupied on lease for 5 years is deferred revenue expenditure, yes this is true। Freight paid on purchase of machinery is to be treated as capital expenditure, यहाँ लिखा है revenue, ये false है। It is generally assumed that business will not liquidate in near future, कौन सा concept, going concern, यहाँ लिखा है entity, तो ये false है। ग्रेच्युटी एंड पेंशन पेड टू एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जबकि यहां लिखा है जी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, फॉल्स है। द बैलेंस इन पेटी कैश बुक इज एन एसेट, यस दिस इज ट्रू, पहले भी आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस हैज नो इफेक्ट ऑन नेटवर्थ, फॉल्स है जी। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट होने से नेटवर्थ इंक्रीज होती है, लॉस से नेटवर्थ डिक्रीज होती है। Trial balance document is required for bank reconciliation statement, false। A person by whom the bill is endorsed is called endorser, yes this is true। और जिसको एंडोर्स किया जाता है उसको बोलते हैं एंडोर्सिंग। अकाउंट सेल्स इज ए स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, नहीं कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है जी परफॉर्मा इनवॉइस, और कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है अकाउंट सेल्स, तो ये फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 आपका फॉल्स है, ठीक। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कवर ए पीरियड एंड नॉट द पोजीशन ऑन ए पर्टिकुलर डे, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं पीरियड का बनाते हैं, एक पर्टिकुलर डे का मेंटेन नहीं करते। द सरप्लस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर, नो दिस इज फॉल्स। करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल होता है, तो ये फॉल्स है। डिस्काउंटिंग ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ए लॉस फॉर द ड्रॉर एंड गेन फॉर द ड्रॉई, फॉल्स। ड्रॉर के लिए लॉस है लेकिन ड्रॉई तो अपनी बुक्स में एंट्री ही नहीं करता, उसके लिए कोई गेन नहीं है। हाँ गेन किसके लिए, बैंक के लिए गेन है जिससे हमने डिस्काउंट कराया। द ओनर ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक इज कंसाइनी, फॉल्स। कंसाइनमेंट स्टॉक का ओनर कंसाइनर होता है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट इज इश्यूड बाय नोटरी पब्लिक, फॉल्स। कैपिटल अकाउंट इज ए लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, यस दिस इज ट्रू। ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक, अगर परचेज बुक को आपने ज्यादा दिखा दिया तो क्या परचेज अकाउंट अफेक्ट होगा, यस ये भी ट्रू है जी। इन केस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज डेप्रिसिएशन जो लगाते हैं वो डिप्लेशन मेथड से लगाते हैं, ये भी ट्रू है। 57 का आपका आंसर आएगा जी ट्रू आएगा। द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज नॉट पोस्टेड इज एन एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ ओमिशन, दिस इज ट्रू। पोस्ट करना भूल गए तो ओमिशन हो गया। रिटायरमेंट ऑफ बिल मींस मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट, यहां पे कुछ और लिखा है तो ये फॉल्स हो गया।
cost of goods include all expenses incurred till the goods reach to consignee go down. Yes, this is true. Capital equal to asset minus liability. Yes, true है. Final account are prepared at the end of the accounting year. Yes, this is true. Deal credit commission is paid to the consignee for increasing cash sales. False. Recipient payment account show the financial position. नहीं, financial position का पता तो जी asset से लगता है, ये तो recipient payment का पता लगेगा इससे, ये false है. Trial balance is part of final account. No, false है. 65. Under WDV method, the depreciation of an asset decrease every year. Yes, true. Fixed assets are kept in business for use over a long period. Yes, ये हमें पता है. Ownership expressed in terms of money are called capital. Yes, this is true. Question number 69 भी पहले पढ़ चुके हैं. Incomplete record of accounting is also known as single entry system. Yes. आगे कहते हैं जी bills of exchange is accepted by drawer. False, क्योंकि accepted by drawee. Owner of goods sent on consignment is consignor. Yes, this is true. और bad debts जो previously write off कर दिया है उसको अगर बाद में हम रिकवर करेंगे तो इज क्रेडिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. तो यहां लिखा है पर्सनल अकाउंट, तो ये फॉल्स है. इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स के जो क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने कवर कर दिए हैं. ठीक है जी. तो मैंने आपके सामने फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स में अप्रोक्स 150 के आसपास एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर दिए. ठीक, पूरा उसका सॉल्यूशन बता दिया. उसके बाद में मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चंस थे वो कवर किए. उसके बाद हमने कवर किया जी ट्रू एंड फॉल्स कवर किया. और अब मैं आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं जी फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है 50 के अप्रोक्स क्वेश्चन है उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं. चलिए जी स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. तो जी स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग. ठीक है जी. तो क्वेश्चन नंबर 1, कैरीज आउटवर्ड जो होता है, कैरीज आउटवर्ड जो माल के बेचने पे हम खर्चा पे करते हैं वो कौन सा पार्ट है जी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है. नोशनल कॉस्ट का दूसरा क्या नाम होगा जी? नोशनल कॉस्ट को इंपुटेड कॉस्ट भी बोलते हैं. ठीक है जी. Which one of the following is not a cost unit? तो ये भी cost unit है, ये भी है जी, ये भी है, नाम से ही पता लग रहा है, but this is not a cost unit. आगे चलेंगे जी. क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. कॉस्ट रिडक्शन का क्या मतलब हुआ? ठीक है जी. कॉस्ट रिडक्शन लॉन्ग टर्म फिनोमेना. इट चैलेंज द स्टैंडर्ड्स. इट कैरीड आउट विदाउट कंप्राइजिंग द क्वालिटी. कहने का मतलब है ऑल द अबव. ठीक है. कॉम्प्रोमाइज, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, चैलेंज द स्टैंडर्ड्स, लॉन्ग टर्म फिनोमेना. ठीक है जी. तो कॉस्ट रिडक्शन का मतलब ऑल ऑफ दिस. स्टेटमेंट शोइंग ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट इज आल्सो नोन एज कॉस्ट शीट. क्योंकि कॉस्ट शीट में हम क्या करते हैं? कॉस्ट के जितने भी कॉस्ट है उन सबका ब्रेकअप कर देते हैं. प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस टाइप से. आगे देखा जी क्वेश्चन नंबर 6. प्राइम कॉस्ट में बी करेक्टली टर्म्ड एज द टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट आइटम विच कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू प्रोडक्शन यूनिट. तो प्राइम कॉस्ट में क्या लेते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. कहने का जो डायरेक्टली चार्ज है टू प्रोडक्शन यूनिट, जो डायरेक्ट कॉस्ट है उन्हीं को लेते हैं. Which one is included in financial account but not in cost account? कौन सा है जी? डिविडेंड पेड को फाइनेंशियल अकाउंट में तो लेते हैं बट कॉस्ट अकाउंट में नहीं लेते. Which of the following term is excluded from the cost account? तो कॉस्ट अकाउंट में ना तो इनकम टैक्स लेते, ना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लेते, ना कैश डिस्काउंट लेते. ऑल ऑफ द अबव. वेरिएबल कॉस्ट हाँ फिक्स होती है लेकिन फिक्स पर यूनिट होती है. और टोटलिटी में क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाती है.
आगे कहते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10, कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बिहेवियरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं। द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। प्रोसेस कॉस्ट इज वेरी मच अप्लीकेबल। वैसे तो देखो प्रोसेस कॉस्ट हर जगह अप्लीकेबल है, लेकिन कहते हैं सबसे ज्यादा अप्लीकेबल किस इंडस्ट्री में होती है? फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसमें अप्लीकेबल होती है। ठीक, उसके बाद ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उन सबको क्या बोलते हैं जी? ओवरहेड्स बोलते हैं। उसके बाद कहते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 किसका है जी? क्वालिटी कंट्रोल का है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कॉस्ट आर क्लासिफाइड एज कैपिटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉस्ट, है ना? जब अकाउंटिंग पीरियड के साथ बात करके चलते हैं तो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन दो ही करते हैं, क्या? कैपिटल और रेवेन्यू कॉस्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कॉस्ट ऑफ स्टाफ सर्विस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो पॉलिसी एंड मैनेज्ड कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग, तो प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, बैच कॉस्टिंग होता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी होता है, लेकिन डायरेक्ट कॉस्टिंग ऐसा कोई मेथड नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ अबंडेंट प्लांट लेस इट्स स्क्रैप वैल्यू इज नॉन एज, क्या बोलते हैं जी इसमें? इज नॉन एज सम कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, द कॉस्ट आर डिफरेंशिएटेड बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है जी, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल कॉस्ट यूनिट फॉर बीपीओ सर्विसेज या कॉल सेंटर्स, तो कॉस्ट पर अकाउंट हैंडल। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल इज नोशनल कॉस्ट, और नोशनल कॉस्ट का दूसरा क्या नाम था जी? इंपोर्टेड कॉस्ट। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आर टर्म्ड एज, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? सेलिंग ओवरहेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, कहते हैं डायरेक्ट वेजेस है 2,05,000 और फैक्ट्री कॉस्ट है जी 5,60,000। ठीक है जी। ठीक, जिसमें डायरेक्ट वेजेस कितना है? ये जी 2,05,000। इफ द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड 5:3, और फैक्ट्री ओवरहेड अपने को दे नहीं रखा, और अपने से पूछा डायरेक्ट मटेरियल कितना आएगा वो बताना है, तो कहते हैं इन दोनों का रेशियो 5:3 है, तो ये 2,05,000 है, तो ये कितना आएगा? तो 2,05,000 डिवाइड करूंगा जी 5 से और इंटू करूंगा 3 से, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा, ये आ गया जी आपका 1,23,000। ठीक, और इन तीनों का टोटल आना चाहिए 5,60,000, तो डायरेक्ट मटेरियल कितना आ गया? बैलेंसिंग फिगर 2,32,000 रुपए आ गया, तो ये हमने टिक कर दिया ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट इज नॉन एज कॉस्टिंग। ठीक है जी। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे, क्वेश्चन नंबर 25, द ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, अलोकेशन, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ करंट एंड प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट इज नॉन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर यही सारा डाटा फाइनेंशियल से रिलेटेड होता तो हम बोलते फाइनेंशियल अकाउंटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी, तो कॉस्ट कंट्रोल करना फंक्शन होता है, कॉस्ट को एसर्टेन करना होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्ट अकाउंटिंग करना फंक्शन होता है, बस कॉस्ट को एनालाइज करना इसका फंक्शन नहीं होता।
Which of the following CAS is related to cost accounting standard is related to pollution cost? तो cost accounting standard 14. आगे चलेंगे जी क्वेश्चन नंबर 28. Costs are classified between direct cost and indirect cost according to the method of classification by कौन सा क्लासिफिकेशन है जी? डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी ऑफ टू प्रोडक्ट. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 29. डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ कौन सी कॉस्ट है? कमिटेड कॉस्ट है, मतलब जो होना ही होना है. When the volume of output is increased, then the per unit fixed cost, कहते हैं जब आउटपुट बढ़ता है तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 31. Which of the following costing method is suitable for toy making industry? तो टॉय मेकिंग इंडस्ट्री में कौन सा मेथड सुटेबल है? प्रोसेस कॉस्ट. Which of the following is not a technique of costing? कौन सा कॉस्टिंग की टेक्निक नहीं है? बजटरी कंट्रोल या बजटरी कॉस्टिंग. ठीक है जी. मैनेजरियल कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है. बट बजटरी क्या होता है? कंट्रोल होता है. कॉस्टिंग टेक्निक नहीं है. क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे अपनी स्क्रीन पे. एक्साइज ड्यूटी इज एन एग्जांपल ऑफ चार्जेबल एक्सपेंसेस, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. Over which of the following cost, 34, over which of the following cost management is likely to have least control? ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 34 में मशीनरी ब्रेकडाउन. Over which of the following cost management is likely to have least control? मैनेजमेंट के इस पे कोई कंट्रोल नहीं हो सकता. क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ेंगे. The works cost plus administration expenses is cost of production. ठीक है. फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे क्या होता है जी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट. ठीक है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट. क्वेश्चन नंबर 37. Which method of costing is used for determination of cost for printing industry? जॉब कॉस्टिंग है ना जी. बोलते हैं ना जॉब अभी प्रोसेस में है. क्वेश्चन नंबर 38. प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट. क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन में पूछा अपने को क्या बताना है? परचेज बताना है. ठीक है जी. तो आप सबको पता है ओपनिंग स्टॉक इधर आता है, क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो एक तरह से सेल जो है वो माल का बिकना होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम किधर आता है जी? इधर आता है. तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? परचेज आ जाएगा. तो ओपनिंग स्टॉक है जी 3000, कंज्यूम्ड है 26,500, क्लोजिंग स्टॉक है 4,500, तो परचेज आ गया जी 28,000 आ गया. तो ऑप्शन सी राइट है. आगे क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40. बैड डेट्स आर इंक्लूडेड इन सेलिंग ओवरहेड. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 41. तो देखेंगे तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल 400 यूनिट इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी तो निकालना है अपने को, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड. ठीक है जी. तो ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा. तो ये 500 यूनिट इक्वल टू 200 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी. तो रीऑर्डर क्वांटिटी आ गया जी आपका 500 माइनस 200 कितना? 300 यूनिट आ गया. ठीक है जी. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41. आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42.
इन द सिचुएशन ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस, कहते हैं जब प्राइस इंक्रीज हो रहे हो तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज मोर अंडर फीफो मेथड। ठीक है जी, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज मोर किस मेथड में होगा? फीफो मेथड में। क्यों? पुराना जो स्टॉक था वो तो बिक गया, जो सस्ते रेट पे खरीदा था वो तो बिक गया है, तो इसका मतलब जो नया नया स्टॉक खरीद रहे हैं वो इंक्रीज प्राइस पे, उसमें स्टॉक की वैल्यू क्या होगी जी? ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? तो अब नॉर्मल कॉस्ट इज नॉट कंट्रोलेबल, फॉल्स है जी। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, ये भी फॉल्स है। ऑल ओवरहेड चेंज विद द चेंज इन वॉल्यूम एंड इन द सेम प्रोपोर्शन, नहीं जी, फॉल्स है। और प्राइमरी पैकिंग इज एन आइटम ऑफ प्राइम कॉस्ट, यस दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट फॉर असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट फॉर टिम्बर इंडस्ट्री? तो टिम्बर में तो फुट के बेसिस पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक? ठीक है जी, कौन सी है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? 47 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल एंड गिफ्ट, फ्री सैंपल और गिफ्ट हमने बांट दिया जी, किसके लिए? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो 48 का आ जाएगा आपका डी आ जाएगा। इन बिहेवियर एनालिसिस कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, बस उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50, which of the following is part of both prime cost and conversion cost? कौन सा एक्सपेंसेस है जो प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट दोनों का पार्ट होता है? तो डायरेक्ट लेबर होता है। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ के देखेंगे, which of the following is not a relevant cost? sunk cost. Direct expenses are also known as chargeable expenses and indirect material cost is a part of factory overhead. ठीक है जी, तो इसी के साथ मैंने आपके सामने डिस्कस किए जी जितने भी क्वेश्चन दे रखे थे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए। फिर भी आप लोग एक बार इसको चेक कर लेना, मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की है कि कोई भी क्वेश्चन इसमें गलत ना होने पाए। ठीक है जी, चलिए जी, ओके जी।